नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम की टूटी सीट। सिस्टम की सीट अगर टूट जाए तो फिर क्या आम और क्या खास, तकलीफ सभी को होती है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले विषय है क्या, किस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, मसला क्या है, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखना बहुत जरूरी है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर हम आते हैं डिबेट की। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A1436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी और अंदर से धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? एयर इंडिया की एक फ्लाइट में मिली टूटी सीट की शिकायत करती ये पोस्ट किसी आम यात्री की नहीं, बल्कि देश के केंद्रीय कृषि मंत्री और 4 बार MP के CM रह चुके शिवराज सिंह चौहान की है। यदि एक वर्तमान केंद्रीय मंत्री को फ्लाइट में ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है, तो फिर आम यात्री को सफर के दौरान क्या क्या भुगतना पड़ता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मोटा किराया लेकर भी यात्रियों की सुविधा को लेकर लापरवाही का आलम क्या है, ये शिवराज सिंह चौहान ने खुद बताया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। लेकिन एक नहीं, ऐसी और भी सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान की इस पोस्ट के बाद हवाई सेवाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पोस्ट को कुंभ की व्यवस्थाओं से जोड़कर शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात व्यवस्था की है। अगर देश के हमारे अपने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार होता है, उनकी कुर्सी अगर खराब मिलती है, तो फिर आम व्यक्ति का क्या हाल हो रहा होगा। प्राइवेटाइजेशन के कई डिसएडवांटेजेस हमको सामने आ रहे हैं और उनमें से एक चीज़ ये है कि जो पैसा कमाने की होड़ में जो वस्तु या जो सुविधा देना चाहिए वो आप आम लोगों को नहीं दे रहे हैं। आम व्यक्ति परेशान है, इस बात में भी ध्यान देना चाहिए। कोई गलत चीज अगर है, एक रास्ता ये है कि कुछ मत बोलो, लेकिन मुझे लगा कि सवाल मेरा नहीं है। अगर बाकी यात्रियों को भी तकलीफ होती है तो ये चीज मैनेजमेंट को उनके पता चलना चाहिए, ताकि आगे ये स्थिति ना बने। एयर इंडिया की लचर व्यवस्थाओं के लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार भले ही ना हो, लेकिन ये घटना नागरिक सुविधाओं को लेकर हमारे पूरे सिस्टम का रवैया जरूर बताती है। महाकुंभ की कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर VIP कल्चर को जिम्मेदार बताया गया था, लेकिन जब VIP भी इसके शिकार हो रहे हो, तो फिर हमारे पूरे वर्क कल्चर पर ही एक सवालिया निशान लगता है। तो आपने देखा कि पूरा मसला क्या था, और दरअसल सिस्टम की सीट अगर टूट जाए तो परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। सवाल सिर्फ फ्लाइट का ही नहीं है, आप पूरे सिस्टम को देखेंगे तो कई जगह आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी जो मुश्किल पैदा करती हैं उस आम आदमी के लिए, जो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाता है कि भैया ये तो होना ही है, तो हमारे साथ होता ही है, हम कुछ नहीं कहेंगे भैया, चले जाएंगे। वो ना कोई एक्स हैंडल का उपयोग करता है, और करे भी तो उसकी वॉइस क्या है। लेकिन शिवराज जी ने ये काम बहुत अच्छा किया कि उन्होंने बिना संकोच के, जो उन्होंने कहा भी कि मैं चुप रह जाता, हंसता रहता, या मैं सीट बदल लेता आराम से, क्योंकि जाहिर तौर पर एयर इंडिया के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने कहा ही होगा, सर हम यहाँ बिठा देते हैं, सर वहाँ बिठा देते हैं। फिर उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर जो पोस्ट किया है उस पर भी लिखा है कि अनेक यात्रियों ने ऑफ़र किया कि सर आप हमारी सीट ले लीजिए, लेकिन मैं क्यों उन्हें कष्ट में डालूं। तो बड़ा सवाल ये है कि ऐसी सीट की बिक्री क्यों की गई, टिकट क्यों बेचा गया उसका। यानी एक तरफ मुनाफे की होड़ है, लेकिन ये भी सवाल है कि एक बहुत क्रेडिबल भारत का ग्रुप है जिसने टेक ओवर किया है एयर इंडिया, इसलिए थोड़ी चिंता की बात है कि क्या टॉप मैनेजमेंट की जानकारी में ये तमाम चीज़ें हैं, या नीचे बैठे कुछ लोग जल्दी से जल्दी मुनाफे की बैलेंस शीट तैयार करने के लिए इस तरह के सस्ते और हल्के कदम उठाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सवाल बड़ा है कि जो बड़े लोग हैं, क्या वो भी इस तरह की चीज़ों का शिकार नहीं होते हैं, और होते हैं तो उनमें से कितने लोग हैं जो शिवराज जी की तरह ये साहस जुटा पाते हैं कि हाँ,
मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं फला जगह गया था और मुझे ऐसे ऐसे करके परेशान हुआ जिसकी वजह से। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आज इसी पर हम बात करेंगे। पहले हमारे सवाल देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी को टूटी सीट मिलना पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है बेहिचक। क्या हम संस्थाओं में जिम्मेदार वर्क कल्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कोई व्यक्ति भले ही उसकी नौकरी पर बन आए लेकिन वो कहेगा कि सीट पर तो मैं नहीं बैठने दूँगा, आप मेरी सैलरी में से ले लीजिए। ये वर्क कल्चर हमारे यहाँ नहीं है सब, चुप्पी है हमारे यहाँ, चुप रहता है। तीसरा सवाल है, क्या वक्त आ गया है जब सियासत से ऊपर उठकर देखने की ज़रूरत है? ये वक्त तो पता नहीं कब आएगा, उसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे ये सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। अजय धवले जी हैं, एडवोकेट तो हैं ही, प्रवक्ता है, महत्वपूर्ण बात है बीजेपी के, बहुत स्वागत है। अपराजिता पांडे हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस की, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, वो हैं हमारे साथ। मनोज, आप कैसे देखते हैं सिस्टम की सीट अगर टूट जाए तो जो परेशानी शिवराज जी को हुई वो परेशानी सभी को होती है, लेकिन आप और मैं भी होते उस फ्लाइट में, थोड़ी बहस करते, बहस के बाद यही होता कि कोई शायद सामने आ जाता, हमारे परिवार से ही अगर कोई होता कि साहब आप इधर आ जाइए, आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है शायद, और नहीं होती तो हम उसी टूटी सीट पर बैठे हुए संबंधित कंपनी को कोसते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते। कैसे देखते हैं आप पूरे मसले को? देखिए सरज जी, जनवरी 2022 में टाटा ने टेक ओवर किया एयर इंडिया को, और उसके बाद उम्मीद यही है, क्योंकि जिस आप भी कह रहे थे जिस संस्थान का नाम पूरी दुनिया में है और टाटा के तो गुणगान होते ही रहते, तो उनसे यही उम्मीदें की जाती है कि बहुत बेहतर तरीके से वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सिस्टम जब टूट जाए, और ये सिस्टम टूटा हुआ है क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी गई ऐसा नहीं है कि पूरी तरह वो टाटा समूह उस पर ध्यान रखेगा। एयर इंडिया के लोग तो काम कर ही रहे, जानकारी तो उनके पास है, वो खुद ही कह रहे हैं, खुद लिखा है उन्होंने कि हाँ सर, मैंने कहा कि कुर्सी ठीक नहीं है, कृपया मत बेचिए इन टिकटों को। लेकिन यही निजीकरण है, यही सरकार, और आज यही सिस्टम सरकार एयर इंडिया का होता तो मुझे लगता है कि फिर हो सकता है कि फ्लाइट ही रुक जाती। शिवराज जी कहते हैं केंद्रीय मंत्री थे और फ्लाइट थोड़ी देर बाद चली जाती, फ्लाइट चेंज हो जाती, लेकिन आपने टिकट ले चुके हैं तो आपको बैठना तो पड़ेगा। और मुझे लगता है इसी सिस्टम की तरफ उन्होंने याद दिलाया, निश्चित रूप से तारीफ करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई नेता ये सब करता तो उसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं जो चर्चा का विषय भी बन रहे हैं। पर ये मानकर चलिएगा कि उन्होंने जो कहा उसके बाद उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, कई बार ऐसी खबरें आती है कि वहाँ से यात्री चढ़े, उनको पानी नहीं मिला, उनके साथ इस तरह का बिहेव हुआ। और कुर्सियाँ टूटना तो ये पहली बार नहीं, कई बार ये देखने में आया। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी इस तरफ इंगित करता है तो उसके बहुत लाभ भी है और एक बड़ा मैसेज भी है। तो मुझे लगता है शिवराज जी ने जो कहा एक सामान्य नागरिक की तरह, शायद अन्य जो सामान्य नागरिक है उनको इसका लाभ मिल पाएगा, पर इसने पोल तो खोल दिया सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिस्टम कई बार बड़े लोगों की तरफ झुकता भी है। अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि राजधानी भोपाल के जहाँ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, 4 इमली क्षेत्र में आवारा मवेशी नहीं दिखते। मतलब आप ढूंढना शुरू कर दीजिए लेकिन आपको एक भी नहीं मिलेगा। पानी आपका बंद हो गया तो अगले 15 मिनट के बाद उस कॉलोनी में पानी की सप्लाई हो जाएगी। तो ये भी चीज़ें हैं। और उसका उल्टा ये भी है कि आप कल्पना करिए, अगर 4 इमली में पशु भर जाएं, आवारा मवेशी वहाँ घेर लें चारों तरफ से, तो कितनी जल्दी वहाँ काम भी होगा। लेकिन इसकी आवाज़ उठाना, शिवराज जी को इसलिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि एक बड़ा व्यक्ति अगर सिस्टम में कहीं किसी अराजकता का सामना करता है, अनार्की का सामना करता है, जब वो आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आज एयर इंडिया माफ़ी मांग रहा है तो इसलिए भी तुरंत उसने माफ़ी मांगी कि केंद्रीय सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का मसला है। कैसे देखते हैं अपराजिता जी? इसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर भी हम देखें। राजनीति के लिए तो आपके पास 365 दिन हैं, थोड़ा सा इस तरह से भी देखें, क्योंकि आप भी एक ऐसे परिवार से हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली रही है। आप भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जो उनकी बेटी हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट, तो आपकी मदर रही हैं। तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखती हैं? यकीनन शरद जी, बहुत सही किया शिवराज जी ने कि आवाज़ उठाई और इस बात को हाईलाइट किया। पर यही एक बहुत बड़ी बात है, हमें देखना पड़ेगा देश में, हमारे प्रदेश में, कि गवर्नेंस क्यों फेल हो रही है, ये सिस्टम का फेलियर क्यों हो रहा है। सोचिए, अगर एक यूनियन कैबिनेट मंत्री के साथ ऐसी घटना घटित हो सकती है तो सामान्य जन को कितनी
कठिनाई कितनी परेशानी उठाना पड़ता है रोज। और ये बात आपने बहुत सही कही कि अगर इन्फ्लुएंशियल लोग बोलते हैं तो बात दूर तक जाती है। तो शिवराज जी से मेरा ये आग्रह है, और ये राजनीति और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की किसान की व्यथा की बात है। जब जीतू पटवारी जी आपसे वक्त टाइम मांगते हैं कि हमारी बात सुनिए, किसान की व्यथा सुनिए, तो आप जिस दर्जे पर हैं, जहां पर हैं, आप मध्य प्रदेश के किसान की बहुत मदद कर सकते हैं। देखिए अभी इन्वेस्टर समिट शुरू होने वाली है, अगर इस प्रकार की घटनाएं हम देखेंगे उस पर भी अगर इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं आएगा, तो निवेश कभी भी मध्य प्रदेश में नहीं आएगा। आज अखबार में जब मैंने देखा, एक महिला हूं, व्यथित होती हूं, तो ये बात यहां पे रखना चाहती हूं, नाबालिग बच्चियों का गायब होना और फिर बाद में उनका शव मिलना, उनकी मृत्यु, उनका इस प्रकार से मृत्यु हो जाना, उसमें हमारा प्रदेश नंबर 1 है। तो अगर ऐसा प्रदेश, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर होगा, तो आप कितनी भी इन्वेस्टर समिट कर लें, निवेश नहीं आएगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे प्रदेश में। पेपर की बात करते हैं, अभी एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, बोर्ड पेपर, तो बोर्ड पेपर के एग्जाम पेपर की लीक की बात सामने आ जाती, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट होता है। ट्रस्ट में अगर आप बिल्ड करेंगे तो ही प्रदेश में निवेश आएगा, रोजगार का सृजन होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा यही आग्रह है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो सही बातों को रखें, सही प्लेटफॉर्म पे रखें, तो हमारे प्रदेश की भी उन्नति होगी, हमारे देश की भी उन्नति होगी। बस एक चीज शरद जी मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जैसे हम हवाई जहाज की बात कर रहे थे, वो तो हवाई जहाज से चलते हैं शिवराज जी, बट फिर भी थोड़ा किसान के बारे में सोचिए धरातल पर। और एक और चीज, हमारे रेल मंत्री, हमने देखा कुंभ जा रहे हैं लोग, इतनी आस्था है लोगों को, किस प्रकार से भगदड़ मची, स्टैम्पीड हो गई दिल्ली में, हमने देखा रेलवे स्टेशन में लोगों की मृत्यु हो गई, जान चली गई, इस्तीफा नहीं आता रेल मंत्री का। कुछ तो अकाउंटेबिलिटी हमें तय करनी पड़ेगी, तभी देश और प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी रखने पड़ेंगे जो अगर हम हिम्मत से कर पाए, जैसे आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, ट्रस्ट डेफिसिट। विश्वास अगर खो दिया तो ये कंपनियों के लिए ऐसी मार्किंग क्यों नहीं होनी चाहिए कि अगर आपकी टूटी सीट पाई गई तो ट्रस्ट डेफिसिट के दंड के तौर पर आपके इतने अंक कम हो गए। यानी आप, जैसा हमारा सिविल का स्कोर होता है बैंक का, कि अगर हमने टाइम पर किश्त नहीं चुकाई या क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बोझ ले लिया, तो हमारा सिविल का जो स्कोर होता है, जो हमारी बैंकिंग क्रेडिबिलिटी को शो करता है, वो पीछे चला जाता है। हमें ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे और ये कॉमन मैन से लेके टॉप हायरकी तक एक ही होने चाहिए, और इसकी मॉनिटरिंग बहुत इम्पार्शियल होनी चाहिए। अजय जी सहमत होंगे, लीगल फ्रेटर्निटी से एक इमिनेंट आप लॉयर हैं, आप समझते हैं चीज़ें की चीज़ें। आप जब तक कानून का भय नहीं होगा, कानून की एक सख्त प्रोसीजर नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें सुधरने वाली तो नहीं है सर। शरद जी, पहली बात तो जो मेरी सहयोगी पैनलिस्ट हैं अपराजिता जी ने जो विषय रखा है कि ट्रस्ट डेफिसिट, तो निश्चित रूप से 50 वर्षों से अधिक कार्यकाल का ट्रस्ट डेफिसिट है, 50 वर्षों से अधिक कार्यकाल का सिस्टम का माल फंक्शनिंग है। और आपने जो प्रश्न रखा कि क्या इसकी कहीं रैंकिंग होती है, तो डीजीसीए निश्चित तौर पे एक स्टार रैंकिंग इशू करता है सारी जो एयरलाइंस भारत में चलती है, और डीजीसीए इसका जो फीडबैक्स आता है, जो उनका क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट होता है, उसका भी मार्किंग करता है। निश्चित रूप से आज जो आदरणीय शिवराज जी ने जो प्रश्न उठाया, वो प्रश्न पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में प्रत्येक नागरिक का एक मूलभूत अधिकार है कि वो जो व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो सरकार की ओर से पे करके उसको मिल रही हैं, उस पर प्रश्न उठा सकता है। और सिस्टमैटिक फेल्यूअर्स को भी ठीक करना सरकारों का नैतिक दायित्व है। तो आज उसी कड़ी में हमने देखा है, एयर इंडिया ने पहले उनसे क्षमा मांगी, फिर माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू जी ने भी डीजीसीए को कहा कि विषय की जांच होने की आवश्यकता है। पूरे विषय को यदि समग्रता से साथ देखें तो एयर इंडिया जैसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पहले टाटा के पास था, फिर भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया, फिर से टाटा के पास है, तो एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ से ये अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन निश्चित तौर पे यदि सिस्टमैटिक फेल्यूअर हुआ है, कहीं व्यवस्थाएं अव्यवस्थित थी, तो उनके लिए प्रश्न उठाना लाजमी बनता है। और सरकार का भी काम है कि इस प्रकार की चीज़ों का मॉनिटरिंग व्यवस्थित होने की आवश्यकता है, जो निश्चित तौर पे माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ने जिस प्रकार की कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया शिवराज जी को, तो निश्चित तौर पे ये भी होगा। लेकिन आज मूल प्रश्न जो है कि व्यवस्थाओं में सिस्टमैटिक फेल्यूअर है या सिस्टम फेल्यूअर है, तो मैंने जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि 50 वर्षों के एक फ्यूडल माइंडसेट के बाद में जब देश
पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की ओर जाता है, जब गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस के पैमाने से देखा जाता है, तो निश्चित तौर पे इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे। आप पहले देखेंगे कि पहले हम प्रश्न भी नहीं उठा सकते थे। सिस्टमैटिक फेल्यूर्स के ऊपर यदि प्रश्न आपने उठाया है तो आपको सेंसर कर दिया जाता था, लेकिन आज हम प्रश्न उठा सकते हैं। आज सरकारों के सामने हमने देखा है कि रेलवे के कितने विषयों के लिए कॉमन मैन एक ट्वीट कर देता है, रेल मंत्री जी उस पर भी उत्तर देते थे। सुरेश प्रभु जी ने वो एक बहुत अच्छी व्यवस्था शुरुआत की थी। जब हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी होती थी तो पासपोर्ट की व्यवस्थाओं के लिए वो प्रत्येक ट्वीट पे उत्तर देती थी। तो आज ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे गवर्नेंस करने वाले लोग और जो हमारे सामान्य नागरिक है, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है मनोज कि हमें अपने ही सिस्टम को लेकर बोलने की आज़ादी बिल्कुल है, संविधान सम्मत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, लेकिन हमें इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए नहीं कहा जाता है, चाहे वो हमारा घर हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। मैं मंच पर भले ही अजय जी और हमारी सहयोगी जो हैं कांग्रेस की अपराजिता, ये अपनी पार्टियों की खूब तारीफ़ करें, अंदरूनी बैठक में कुछ कमज़ोरियों पर बात करेंगे, लेकिन उसको भी ख़राब माना जाएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्कूल में पढ़िए, उस स्कूल की तारीफ़ ही करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। कॉलेज है, कॉलेज की तारीफ़ करिए, संस्थान है, संस्थान की तारीफ़ करिए। ये हमें नहीं सिखाया जाता कि जहाँ कुछ गलत देख रहे हैं विनम्रता से लेकिन मजबूती से उसका विरोध करें। देखिए सर जी, इसीलिए तो शिवराज जी है। शिवराज जी जब बचपन से अपनी पढ़ाई की शुरुआत किए होंगे या स्कूल कॉलेज जब हम उनको देखते हैं, आज राजनीति के इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो ये सभी के पास तो नहीं होता है, ये कम लोगों के पास होता है। और वो जगह शायद कोई सामान्य व्यक्ति इसीलिए पहुँच जाता है कि वो सिस्टम से कुछ अलग होता है। आज यदि उन्होंने इस बात को पकड़ा तो शायद वो इसका उदाहरण है। और निश्चित रूप से ये बात सच है कि कई बार हम सच कहने में चूकते हैं, वो कह ही नहीं पाते जो हमें कह देना चाहिए, तो ये हमारी कमजोरी है। पर शायद शिवराज जी ने ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ी है, पर टाइमिंग का बड़ा खेल है सर जी राजनीति में। आप समझिए कि मध्य प्रदेश एक नई रफ्तार, जोखिम तो शिवराज जी ने भी उठाया, जोखिम उन्होंने भी उठाया जी। हम एक नई रफ्तार पकड़ने वाले हैं, लोग दूर दूर से आने वाले हैं, और ये भी देखेंगे कि सिस्टम कैसा है। जब हम नया निवेश लेकर आते हैं, नया इन्वेस्ट लेकर आते हैं, तो फिर ये सिस्टम को भी देखा जाता। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी ने शायद इसीलिए समझाने का प्रयास किया होगा कि अच्छे लोग आए, अच्छे लोग आगे बढ़े, और जहां सिस्टम गड़बड़ है उस सिस्टम को ठीक किया जाए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर जो तत्काल उन्हें भी इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना है। और अगली जो भी ईश्वर न करे कंप्लेंट्स आएँ, लेकिन आती हैं, सर्विस सेक्टर हैं, तो वहाँ एक कॉमन मैन पर भी इतनी ही जल्दी उनका ट्वीट आया, और चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो इंडिगो हो या कोई भी हो, जहाँ भी ये गड़बड़ियाँ इस तरह की हैं, वो इसी तरह से क्विक रिस्पांस हो। ये नहीं कि एक शिवराज जी केंद्रीय मंत्री हैं तो आपने सब पलक पावड़े बिछाकर माफ़ी मांग ली, दुरुस्तीकरण की बात कर दी, लेकिन एक कॉमन मैन है उसकी जगह तो आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, और उसको रिड्रेसल फोरम जाना पड़ रहा है, और 4-6 महीने बाद वो कुछ न्याय हासिल कर पा रहा है। अपराजिता जी ने एक बात बहुत अच्छी कही जी सर, जब सुरेश प्रभु का जिक्र किया था, हाँ, तो मुझे भी याद है कि एक ट्रेन से हम यात्रा करते, अगली जब स्टेशन पर हम पहुंचे थे तो वो सिस्टम ठीक हो गया था, 10 लोग सामने खड़े हुए थे, एक सामान्य नागरिक होने के नाते। तो मुझे लगता है जब बिल्कुल जो अधिकारी भी अब वो जिम्मा संभाल रहे हैं, क्योंकि आज एक न्यूज़पेपर में प्रोमिनेंट आपने भी खबर देखी होगी कि इंदौर के एक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर साहब वाजपेयी साहब, जिन्होंने 5 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। अब ये कर्तव्य आपका खुद का भी है जी, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि सारी चीज सिस्टम पे डाल दें आप। जी अपराजिता जी। धवले जी बात कर रहे थे पार्टिसिपेशन की, सामान्य नागरिक की तो जान चली गई धवले जी। कौन सा पार्टिसिपेशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की दुहाई दी जा रही है यहाँ। आए दिन पार्लियामेंट में क्या देख रहे हैं, ब्लैकआउट, रिमार्क्स एक्सपंज हो जाते हैं, लोगों को बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है आज पार्लियामेंट में। आप लोगों को बोलने की इस सरकार की विफलता सबसे बड़ी ये है कि ये अपनी बुराई, अपनी विफलता नहीं सुन सकती। आप ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, कोई और बोले तो ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड्स हो जाती, बोले तो सामान्य नागरिक नहीं बोल सकता, आपके ऑपोजिशन की पार्टीज नहीं बोल सकती, आप ही अपना गुणगान करे चले जा रहे हैं। अरे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, एक सुई नहीं बनती थी, एम्स, आईआईटी, बहुत संस्थानें बनी। 50 साल में सब कुछ बुरा हुआ, ये कहने वाले वही लोग होंगे जो साहित्य के जानकार नहीं हैं।
अब आपकी डबल इंजन की सरकार है, 15 साल आपको दिल्ली में होने वाले हैं, 20 साल मध्य प्रदेश में हो गए। आप मानिए ना आपका कार्यकाल विफल है। सिस्टम आपने अब 20 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। अब इतिहास का रोना छोड़िए, जनता ने आपको वोट दिया है, उनकी मदद करिए, उन्हें बेटर सुविधाएं दीजिए, उन्हें टूटी सीट मत दीजिए शिवराज सिंह चौहान जी को बैठने के लिए। बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई इतिहास की। आज आप बताइए कि आपका कार्यकाल विफल क्यों है? जनता ये सवाल पूछ रही है आपसे। अजय जी। शरद जी, अपराजिता जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। 50 वर्षों में इस देश में एयरपोर्ट बने थे 74, और विगत 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एयरपोर्ट की संख्या हो रही है 157। उड़ान योजना 2017 में लॉन्च होती है। उड़ान योजना से अब तक के 2025 का जो डेटा है, 1,44,00,000 लोगों से अधिक उड़ान योजना के तहत जो सामान्य नागरिक, मुझे लगता है हाँ, आप दोनों का जो ट्रैक है वो आपकी अपनी श्रेष्ठता की तरफ है। और मैं ये कहूँगा कि आपको जो दायित्व मिले हैं आपने निभाने की कोशिश की है। आप अभी इसीलिए आगे हैं अजय जी कि आपकी पार्टी जनता के दिल को भा रही है। इसके पहले कांग्रेस जब तक 40 साल से अधिक थी तो वो जनता के दिल को रास आ रही थी। मुद्दा है सिस्टम की वल्नरेबिलिटी का, जो 1947 के बाद भी शायद ऐसा था और आज 2025 में बहुत बदलावों के बाद भी बहुत बदला नहीं। अजय जी देखिए शरद जी, 140 करोड़ देशवासियों का ये देश है, बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ एक सिस्टम आप यदि नॉर्थ के लिए कुछ आप बनाते तो साउथ के लिए वो अप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम विविधता में भी हमारे देश में एकता है। तो निश्चित रूप से सरकारों का ये प्रयास होता है कि प्रत्येक सामान्य नागरिक का जीवन व्यवस्थित बने, सुव्यवस्थित बने। और इसीलिए मैंने कहा कि ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। यदि सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही तो जनता अपने सुझाव दे सकती है। उन सुझाव का हमने देखा भी कि इंप्लीमेंटेशन भी किया जाता है, एग्जीक्यूशन भी किया जाता है। आज प्रश्न था प्रासंगिक कि आदरणीय शिवराज जी ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद में सरकार की ओर से जो एक्शन लेना था माननीय मंत्री जी ने उसके ऊपर उत्तर दे दिया। एयर इंडिया को जो कहना था उन्होंने कह दिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक क्षमताएं हैं कि हमारे यहाँ ये प्रश्न आप रख सकते हैं और ये प्रश्नों का उत्तर भी मिलता है। जी जल्दी से 10 सेकंड में बोल लीजिए अपराजिता। हवाई सफर की बात कर रहे थे, कितने लोग एयरपोर्ट जाते हैं भाई? हमारी जो भारत की जनता है वो ट्रेनों से सफर करती है, जहां भगदड़ मच जाती है, कुचल के लोगों की जान चली जाती है। उस पे रेल मंत्री का इस्तीफा आज तक नहीं आया। संवेदनशीलता से बात करिए, लोगों की जान चली जा रही है। बड़ी बड़ी बातें, हमने एयरपोर्ट बना दिए, अरे कितने एम्स बनाए, कितने IIT बनाए, रेल का क्या हालत है, किसान की क्या हालत है, बहुत बड़ा हवाई यात्रा कितने लोग कर पाते हैं? सवाल आप खड़ा कर रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री कहां से लाएंगे आप, बीजेपी में या कांग्रेस में? ये वंस इन ए ब्लू मून होता है, अब ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो यही है कि जो जीता वही सिकंदर। आपकी पार्टी जब रही तो मैं गिनाने के लिए मैं भी गिना सकता हूं कि कई रेल दुर्घटनाएं हुई। कितने ऐसे मौके हैं जब आपके रेल मंत्री ने, तत्कालीन रेल मंत्री ने इस्तीफे दिए। अपवाद मिल सकते हैं, लेकिन क्या इस्तीफा इसका सोल्यूशन भी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, इस पर हम, ये बहुत लंबा विषय है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी अपराजिता जी? मेरा सवाल आप दोनों से और तीनों से है। बल्कि क्या रेलवे में कोई औचक निरीक्षण होता है इस तरह का कि ट्रेन्स बहुत क्राउडेड होकर प्रयागराज जा रही हैं तो एक विजिलेंस टीम बनी हुई है, वो देख रही है कि कितनी भीड़ है, किस तरह क्या? चलिए, रेलवे में फ्लाइट्स में हमने आज तक नहीं देखा कि अगर साहब कैसी सीट्स है, इसके लिए एक औचक निरीक्षण। IT आती है, ED आती है, तमाम एजेंसियां आती हैं, उन लोगों की तरफ आती हैं जो कई बार ये आरोप भी लगाते हैं कि साहब हमें परेशान किया गया। लेकिन जहां देश के करोड़ों करोड़ नागरिक सफर करते हैं, ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं, बसेस की बात कर रहा हूं, उनकी उम्र पूरी हो जाती है, वो चल रही हैं, उनका परमिट कब तक खत्म है, ये कितनी कहानियां हम दोहराएंगे? मनोज। बिल्कुल सर जी, आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो औचक निरीक्षण या इस तरह की जो बातें आप कह रहे हैं, इन पर तो काम करने की ज़रूरत है ही। आप सिस्टम बना दीजिए, आपने हर जगह फ्लाइट शुरू कर दिया जैसा बता रहे थे अजय जी, लेकिन क्या वहाँ वो सिस्टम बन पाया? अभी भी आप देखेंगे तो वो चीज़ें नहीं है। आप सिर्फ आंकड़े बढ़ाते रहिए, आंकड़ों में ये दिखाते रहिए। मुझे लगता है कुछ सिस्टम तो बदलना ही पड़ेगा, और शिवराज जी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम उठाया है। बाकी कुछ और 1-2 लोग यदि ऐसी यात्रा करें, बता देंगे तो आने वाले दिनों में सिस्टम जरूर सुधर जाएगा। मेरे एक मित्र ने, जो अच्छे वेल टू डू हैं, अजय जी और अपराजिता जी और मनोज जी, उन्होंने एक शिकायत एक बार मुझसे की थी। वो यूरोप भी होकर आए थे। उन्होंने कहा वहाँ की ट्रेन्स में मैं नहा भी सकता हूँ आराम से, मुझे गर्म पानी भी मिल जाता है नहाने के लिए, शावर हो जाता है। यहाँ फर्स्ट AC का टिकट लेने के बाद भी मुझे उतर कर अगले डेस्टिनेशन पे, जहाँ 4 घंटे का काम है, मुझे एक रूम लेना पड़ता है, जो मेरे ऊपर एडिशनल बर्डन है एक होटल का, क्योंकि मुझे फ्रेश होने के लिए ट्रेन इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि मैं वहाँ नहा लूँ, अपना सूट भी ले जाऊँ,
टाई भी कर लूं और गर्म पानी सर्दी में मुझे मिल जाए। ये बड़े सवाल हैं। हम बहुत आज 5वीं इकॉनमी है, लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी दोनों को एक दूसरे की तरफ ढकेलने के बजाय इस सवाल में झांकना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। मनोज एक छोटा सा, हाँ बोल लीजिए अपराजिता जी। शरद जी ये मैं बता रही थी, रेलवे हादसों के रिकॉर्ड बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए ये और एक पॉलिटिकल और ब्लेम चीज गेम है, ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम है। हाँ। शरद जी मैं आपको बताती हूँ, आपके यहाँ भी बहुत हुए हैं ये बट सब। इनके यहाँ ज्यादा हुए, रिकॉर्ड बन गए और संवेदनशीलता आजादी भी के नहीं बाद दिखाई जाती। कुंभ में आपको याद होगा मौनी अमावस्या पर ही 800 लोगों की डेथ हुई थी। संवेदनशीलता दिखाइए कि लोगों की जान चले जाती है हाथ से। बोल हम लीजिए सिर्फ ये कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ऐसे काला ट्रेनें भरी इतिहास हुई इधर हैं उठा प्रयाग कर में। अजय देखिए। जी अजय जी शरद जी बहुत संवेदनशील विषय पर डिबेट हो रहा था कि यहाँ पे सिस्टम फेल्यूर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 50 वर्षों का सिस्टम उठाकर देख लीजिए तो ये ऐसे बहुत अनेक अवसर उदाहरण बिल्कुल सही। राजनीति करने के लिए ये विषय नहीं होते। नहीं है, मैं जिन सहमत, विषयों मैं पे सहमत। आपको एक सार्वभौमिक विषय आने चाहिए। भारतीय बिल्कुल ठीक जनता बात, पार्टी बिल्कुल हर विषय नहीं, पे नहीं, राजनीति नहीं, करती है। देखिए, हर देखिए, विषय भारतीय जनता पार्टी एक के लिए बड़ा राजनीति बड़ी करती है। संवेदनशील फिल्म थी अ वेडनेसडे। नसीर साहब ने वो कैरेक्टर प्ले किया था, जब पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए कहते हैं मैं वही कॉमन मैन हूं जो बस में सफर करता है, जो ट्रेन में सफर करता है। और जब वो प्रयागराज निकलता है तो उसकी पत्नी घड़ी घड़ी फोन करती है, कहां पहुंच गए, रीवा पहुंचे, आगे भीड़ तो नहीं है, भगदड़ तो नहीं मचेगी, क्योंकि वो दरअसल जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं। ये सवाल बहुत संवेदनशील है साहब। जहां कहीं कुछ गड़बड़ होता है, घर वाले चिंतित होते हैं रात में, जब उन्हें पता चलता है कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में 1 बजे एक लड़की के साथ कुछ अनाचार हुआ है। वो देश भर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के यहाँ उनके पेरेंट्स के फोन पहुंचते हैं। एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट की बहुत जरूरत है उस भारत को जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की ताकत लगी है। मैं ये नहीं कहूंगा, बीजेपी बहुत अच्छे से अभी पायलट सीट पे बैठ के आगे करके गाड़ी ड्राइव ले जा रही है। ये जिम्मेदारी अभी बीजेपी की है कि आप 5वीं अर्थशक्ति के साथ एक ऐसा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देश में लेकर आए, सिस्टम में लेकर आए, जहां कोई सीट टूटी हुई ना हो। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी।